हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर। मैं आपके अपने प्यारे एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में कुछ आगे कुछ नया हासिल कर सको। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, रिप्रोडक्शन, जनन। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसी एक जीव से नए जीव की क्या संतान की उत्पत्ति। ठीक है, ये अपना क्या था, जनन। इसके बाद क्या, हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं नर जनन। इसके पहले हम देखते हैं जनन अंग के बारे में। किसके बारे में? जनन अंग। जैसे क्या है कि अपना क्या होता है, एक नर होती है, एक मादा होती है, तो दोनों में क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। जो नर की जनन अंग है उन्हें नर जनन अंग बोलेंगे, जो मादा की है तो उन्हें क्या, मादा जनन अंग बोलेंगे। ठीक है, अब जो अपने जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्राथमिक जनन अंग होते हैं, एक क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक, अब जैसा अपन ने पुष्प में पढ़ा था, पुष्प में क्या देखा था कि अपने कुछ एक आवश्यक अंग थे और कुछ क्या थे, सहायक। आवश्यक क्या थे कि बिना उनके क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या जनन की प्रोसेस हो नहीं सकती थी। ठीक है, और जो सहायक थे वो क्या करते, जनन में क्या करते, एक सहायता। जैसे मानते हैं अपने जो पुष्प में देखा था, जो सेपल थी, ठीक, सेपल या पेटल, वो क्या करते हैं, उनको सहायता प्रदान कर रही थी, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसी प्रकार से अपने जो होते हैं मानव जननांग होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, एक होते हैं अपने जो एसेसरी और एक होते हैं एसेंशियल। जो अपने एसेसरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो अपने क्या होते हैं द्वितीयक, उन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी तरीके से क्या होता है, फीमेल में होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अपने क्या, जननांग। जननांग क्या है, नर जननांग और मादा जननांग। जो अपने नर जननांग है वो क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। इसी तरीके से जो अपने मादा जननांग होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। जो प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इनको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी। ये जो 1 डिग्री लिखा है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब प्राइमरी होता है बेटा। ठीक, यहां पर कोई डाउट ना हो, ये इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, और जो अपनी क्या होती है, सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब तो क्या है, जो अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो मेल में होते हैं, मेल में जो अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस या वृषण, जो किसकी, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अपने जो शुक्राणु है वही तो क्या करते हैं, जनन करते हैं या निषेचन क्रिया करते हैं। और जो मादा होती है, मादा में क्या होती है, अंडा से अपने क्या होते हैं, प्राथमिक अंग होते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक अंग। अब इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ द्वितीयक अंग भी होते हैं, जैसे कुछ नलिकाएं होती हैं या कुछ ग्रंथियां होती हैं। अब जैसा अपना क्या होता, जो अपना नर जनन अंग है, तो नर जनन अंग की जो द्वितीयक अंग है, द्वितीयक लैंगिक अंग है, ठीक है, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उसमें क्या है, कुछ वाहिकाएं हैं, कुछ ग्रंथि हैं। ठीक है, अब ग्रंथि कौन सी, इसमें ग्रंथि में सबसे पहले बात की जाए तो यहां पर हम लिख दें अपनी शुक्राशय। शुक्राशय, सेमिनल, वेसाइकल। अभी इनके बारे में हम क्या आगे पढ़ेंगे, अभी क्या एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। इसके बाद जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होती है अपनी, पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि या अथवा, अरे मतलब इसका अंग्रेजी मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड, अथवा नहीं बोल रहा था, क्या होती है अपनी, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक, और इसके अलावा जो अपनी क्या होती है, तीसरी होती है वो कौन सी होती है, बल्बो यूरेथ्रल। कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल। इसी को हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, या काउपर्स ग्लैंड। अभी इनके बारे में क्या अभी आगे से अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। यहां पर क्या एक ओवरव्यू ले रहे हैं अपना, क्या यहां पर टेस्टिस है। ये टेस्टिस करता क्या है, स्पर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, स्पर्म का। तो ये अपना ये क्या होता है, आवश्यक जनन अंग भी बोल सकते हैं इसको, प्राथमिक अंग। ठीक है, अगर टेस्टिस या अपना क्या होगा, वृषण नहीं होगा तो क्या, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। स्पर्म क्या होते हैं, शुक्राणु। जो शुक्राणु नहीं होंगे तो क्या होगा, जनन नहीं होगा। क्या थे अपने शुक्राणु और क्या अंडाणु मिलकर के ही तो क्या रहते, निषेचन कर रहे थे। उससे क्या बन रहा था, अपना युग्मनज बन रहा था। वही युग्मनज किसमें विकसित होगा, भ्रूण में विकसित होगा। ठीक, अगर ये नहीं होंगे एक पल के लिए और ये बस हो तो निषेचन हो सकता है। अगर ये नहीं है कौन, वृषण, तो निषेचन नहीं हो सकता। इसलिए जो अपने क्या होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं, ये क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। बिना इनके क्या, निषेचन आगे नहीं हो सकता, और निषेचन नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। जनन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति, नई चीज की उत्पत्ति। इसी प्रकार से क्या होते हैं, अपनी मादा में होते हैं। तो आज हमें केवल कवर करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, किसका, नर जननांग के बारे में बात करनी है। अपन मादा जननांग की अगले वीडियो में क्या बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें पहले बता दें,
जो मादा होती है उसमें जो प्राथमिक अंग होते हैं वो क्या होती है, अंडाशय या ओवरी। क्या होते हैं, अंडाशय या ओवरी। ठीक, और जो द्वितीयक अंग होते हैं ये क्या आते हैं, अपने फैलोपियन ट्यूब, वाहिका नली या डिंब वाहिनी नली भी बोलते हैं इसको। ये अपनी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। ये गर्भाशय क्या होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस। और ये होता अपना क्या, फैलोपियन ट्यूब। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी। ये अपनी क्या होती है, योनि। इसकी क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वजाइना। इसके बाद क्या होती है, अपनी कुछ ग्रंथियां होती हैं, जैसे स्तन ग्रंथियां। ठीक है, मेमरी ग्लैंड। क्या होती है, मेमरी ग्लैंड। अभी इनके बारे में क्या बहुत आगे विस्तार से बात करनी है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दिया है। ठीक, तो यहाँ पर इस पे क्या आपको समझ में आ गया होगा। अपने नर जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, नर और मादा में क्या होते हैं, थोड़ा भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो अपने नर जननांग होती है इसमें प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। इसी तरीके से अपने जो मादा होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। तो प्राथमिक आपको बता दिए हैं, द्वितीयक भी बता दिए, इसी तरीके से मादा में बता दिए। जो मादा का जो अपना जननांग है इसके बारे में क्या आगे अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और अभी हम बात करते हैं किसकी, नर जननांग की। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्या अपने एनसीईआरटी कुछ डायग्राम है इन पर देखे ले रहे। तो ये अपना किसके है, ये नर जननांग के बारे में बता रहे हैं। और ये क्या है, मादा जननांग के बारे में। ये कौन से है, ये अपना कौन सा है, मादा। पिंक कलर पसंद होता है ना, तो यहाँ पर हमने पिंक से बना दिया, फीमेल या मादा। ठीक, और ये अपने क्या होते हैं, अब पिंक से नर को नहीं करेंगे, नहीं कहोगे भैया आपने तो दोनों कर दिए। लो भैया, सिग्मा रूल कर दिया, मेल। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमें किसकी बात करनी है, नर जननांग की। किसकी बात करनी है, नर जननांग। ठीक है, तो नर जननांग में क्या थी, अपने क्या थे, एक प्राथमिक अंग थे, एक क्या थे, द्वितीयक अंग थे। ठीक है, तो जो प्राथमिक अंग थे उसमें कौन से आ रहे थे, वृषण आ रहे थे। ठीक, और जो द्वितीयक अंग थे, द्वितीयक अंग में कौन से आ रहे थे, कुछ सहायक वाहिकाएं आ रही थी या नलिकाएं, और इसके अलावा क्या थी, कुछ सहायक ग्रंथियां थी। तो इसमें जो वृषण है, वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु या स्पर्म का। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और ये अपना क्या होता, हार्मोन होता। क्या होता, हार्मोन होता। ठीक, हार्मोन। अब हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। जो मेल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये अपना क्या होता है, मेल हार्मोन होता। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, द्वितीयक जननांग होते हैं। इनको क्या बोला था हमने, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जो अपने प्राथमिक थे उनको क्या बोला था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अपने जो द्वितीयक अंग है वो कौन से थे, उसमें कुछ क्या होती है, वाहिका या टिब्यूल, वाहिका या टिब्यूल। और जो अपनी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड। क्या होती हैं, ग्लैंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया अपनी पहले नंबर पर क्या, वृषण जालिका। क्या है, वृषण जालिका। इनको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। क्या होती है, रेटिटेस्टिस। अभी इनके बारे में बात करेंगे, अभी क्या इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर चलो बना दे रहे, यहाँ पर लिखे दे रहे हल्के से, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। और जो शुक्र वाहिका होती है ये क्या होती है, वास एफ्रेंस होती हैं। इनको वास एफ्रेंस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया भी बोलते हैं। ठीक, दोनों नाम होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, अधिवृषण। अधिवृषण को क्या बोलते हैं, एपिडेडाइमिस, एपिडेडाइमिस। और जो अपना क्या होता है, शुक्रवाहक, इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं और वासा डिफरेंसिया भी बोलते हैं। ठीक, तो दोनों नाम आप सुन लेना, फिर कहोगे मार साहब ने एक बात नहीं बताई है। ठीक, तो अपने जो शुक्रवाहक होते हैं वो क्या होते हैं, वास डिफरेंस भी बोलते हैं इनको क्या, और वासा डिफरेंसिया भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो अपना जो लास्ट में होता है क्या, पेनिस होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक नली की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह, एक ट्यूब की तरह, जिससे क्या होता है, अपना यूरिन भी पास होता है, उसी से क्या होता है, सीमेन या वीर्य भी क्या होता है, पास होता है। ठीक, या गुजरता है। तो अपनी क्या आती, ग्रंथियां। आप किसकी बात कर रहे हैं, ग्रंथियों की। थोड़ा कलर चेंज कर ले, ग्रंथियां। अब ग्रंथियां में क्या आती है, शुक्राशय। शुक्राशय क्या आती है अपनी, सेमिनल वेसाइकल। ठीक, और अपनी ये कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और अपनी ये क्या थी, कंदमूत्र पत्र को वे क्या बोलते थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहां पर हम कहन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे वृषण की बात की जाए, किसकी बात करें, वृषण की। तो वृषण क्या होते हैं, जब अपना बेबी होता है, जब जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूट्रस में क्या है, बेबी है। ठीक, तो बेबी है तो उसके जो टेस्टिस हैं या वृषण है वो 7 महीने तक क्या होते हैं, अपने एब्डोमिनल पार्ट,
पहले एब्डोमिनल और पेल्विस रीजन आप समझ लीजिए। जो अपना क्या होता है, पेट वाला जो रीजन होता है, कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, कहां तक, पसलियों तक, वो अपना कौन सा होता है, कमर से लेकर के पसलियों तक का हिस्सा कौन सा होता है, उदर या एब्डोमिनल पार्ट। कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है अपना कौन सा, पेल्विस या सुरोड़ी भाग। और ये जो पसलियों वाला भाग होता है जिसमें अपने लंग्स वगैरह होते हैं, ये कौन सा होता है, अपना बक्ष वाला भाग होता है, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस। तो अपने जो क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, बिरसड होते हैं। जब बेबी होता है वो 7 मंथ तक के जो अपने टेस्टिस होते हैं वो कहां होते हैं, एब्डोमिनल में होते हैं। कहां होते हैं, एबिडोमिनल में या उदर वाले भाग में, उदर गुहा में। जब 7वां महीना हो जाता है, जब बच्चे की, जब किसमें, माता की यूट्रस में या गर्भाशय में जब बच्चा है, वो तब की बात हो रही है। तो जब 7वां महीना हो जाता है उसके बाद क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं इंगुइनल कैनाल के थ्रू कहां जाते हैं, नीचे एक थैली में आ जाते हैं। उस थैली को हम क्या बोलते हैं, बिरसड कोष या स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसको हम क्या डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे तो शायद और अच्छा समझ में आएगा। यहां पर क्या है, इस डायग्राम में हम देखते हैं, जैसे मान लो ये जो यहां पर ये येलो कलर की लाइन नहीं दिख रही है, इसने कहा है अपने किसको, एब्डोमिनल पार्ट को और पेल्विस भाग को 2 भागों में अलग किया। ठीक है, जो येलो कलर की ऊपर का जो पार्ट है वो कौन सा, अपना एब्डोमिनल पार्ट। कौन सा, एब्डोमिनल पार्ट। और जो एब्डोमिनल मतलब उदर, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। और जो नीचे वाला होता वो कौन सा होता, सुरोड़ी भाग होता। कौन सा, सुरोड़ी। सुरोड़ी को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक या पेल्विस, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहां पर ये जो आपको क्या ऑरेंज कलर में दिख रही है, क्या हो रही है, उदर पेशी दिख रही है, उदर पेशी या एब्डोमिनल मसल दिख रही है। ठीक है, जो ये जो अपनी क्या है, ऑरेंज कलर की क्या दिख रही है, एब्डोमिनल मसल दिख रही है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, क्रीमेस्टर मसल जुड़ी हुई होती है। कौन सी मसल जुड़ी होती है, ये जो आपको हल्का सा ये वाला कलर दिख रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये जो एरो गया है, ये क्रीमेस्टर मसल होती है। ये आपको यहाँ पर ये दिख रही है, यहाँ पर जुड़ी हुई, ये क्या है, अपनी क्रीमेस्टर मसल होती है। ये क्या होती है, ऊपर की जो एब्डोमिनल मसल है उनसे जुड़ करके कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। ये आपको जो रेड कलर दिख रहे हैं, ये रेड गोल गोल छल्ले से दिख रहे हैं, ये क्या होती है, अपने इंगुइनल कैनाल होते हैं। क्या होते हैं, इंगुइनल कैनाल। पहले अपने टेस्टिस यहाँ थे या बिरसड़ यहाँ थे, जब 7वां महीना हो गया उसके बाद क्या होते हैं, टेस्टिस निकल करके कहाँ आ जाते हैं, ये जो आपको ये पिंक कलर का क्या गुलाबी एक बैग जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या, वृषण कोष या स्क्रोटम। इसमें क्या होते हैं, अपने टेस्टिस आ जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो टेस्टिस है अपने, क्या है, ये जो टेस्टिस है 7वें महीने के बाद भी क्या होते हैं, स्क्रोटम में शिफ्ट नहीं होते, यहां नहीं आ पाते। तो इससे क्या होता है, तो ये जो अपने क्या होते हैं, टेस्टिस
स्क्रोटम में नहीं आ पाते। तो ये जो अपने टेस्टिस थे पहले कहाँ थे, एब्डोमिनल कैविटी में, फिर कहाँ आ गए अपने स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटम में आने का एक रीजन होता है, जो अपने टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर माना हमने 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो अपने टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। अपने जो टेस्टिस का काम क्या होता है, पहले काम समझो, इसको टेम्परेचर की जरूरत क्यों कम पड़ती है। जो अपने टेस्टिस या बेरसड़ होते हैं ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का। ठीक है, ये जो अपनी शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो शुक्राणु जन की क्रिया होती है ये क्या होती है, अपने बॉडी टेम्परेचर से क्या होती है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, कम पर काम करती है। ठीक, अगर टेस्टिस अपने एब्डोमिनल कैविटी में रहे तो वहां का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो वहां पर क्या होगी, शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया क्या होगी, नहीं होगी, या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होगी, आगे नहीं होगी, शुक्राणु जनन की क्रिया। ठीक, तो क्या करते हैं, वहां से जो अपने वृषण होते हैं वो निकल के कहां से थैले लाइक संरचना में, इस संरचना को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर एक समझने की बात और है, यहाँ पर ये जो है अपना ये जो स्क्रोटम है या टेस्टिस है वो क्या होते हैं, क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल के द्वारा क्या होते हैं, एब्डोमिनल पार्ट से जुड़े रहते हैं या उदर वाले भाग से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसा कभी कभी लड़के इस चीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, उन्होंने कभी कभी फील किया होगा कि जब गर्मी आती है तो हमारे स्क्रोटम क्या होता है, ढीले पड़ जाते हैं, जो अपने टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं। और जैसे ही सर्दियां आती हैं, सर्दियों में क्या होती है, स्क्रोटम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसका भी क्या होता है, एक रीजन होता है, जब गर्मी आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करते हैं, स्क्रोटम ढीला हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, बॉडी से थोड़ा दूरी पर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है बाहर का, तो क्या करते हैं, जो अपनी डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल होती है वो क्या करती है, इनको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित करती है। इससे स्क्रोटम में अपना जो होता है वृषण कोष वो बॉडी से चिपक जाता है, जिससे टेस्टिस क्या होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के क्या होंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, उसका जो तापमान है वो क्या होगा, किसके बॉडी के हिसाब से क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। तो जो अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी वो क्या होगी, कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो अपनी क्रीमेस्टर मसल होती है और डार्टोस मसल होती है ये क्या होती है, इनवॉलेंटरी होती है, अनैच्छिक मसल होती है या अनैच्छिक पेशी होती है। ये क्या होती है, अपने हिसाब से जब उन्हें लगेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या होंगे, ढीली पड़ जाएंगी, और जैसे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो क्या हो जाती, संकुचित हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर अनैच्छिक नहीं होती, हमारे भरोसे छोड़ देते तो हम भूल ही जाते कि कब स्क्रोटम को क्या करना, वृषण कोष क्या करना, ढीला करना, और कब क्या करना है, संकुचित करना। तो ये करती है, अपना काम खुद ही कर लेती है, हमारे पर भरोसे पे नहीं रहती। तो और क्या होता है, ये जो इंगुइनल कैनाल है इससे क्या आता है, अपनी ब्लड वेसल्स भी आती हैं, जैसे अपनी वो क्या धमनी है, सिरा है, सब आएंगे, क्योंकि अपने क्या टेस्टिस वगैरह को क्या न्यूट्रिशन या ब्लड की जरूरत होगी, तो वो किसके थ्रू आएगा, धमनी के थ्रू आएगा। और यहाँ का जो अपना क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा वो किसके थ्रू बाहर जाएगा, सिरा के या अपनी वेन के थ्रू। तो यहाँ पर जो समझने वाले पॉइंट थे वो सबसे पहले क्या है, अपना ये क्या होती है, अपनी एब्डोमिनल मसल होती है। एब्डोमिनल मसल से क्या है, कनेक्ट है अपनी क्या, क्रीमेस्टर मसल। ठीक है, क्रीमेस्टर मसल और ये जो डार्टोस मसल होती है क्या होती है, एब्डोमिनल से कनेक्ट होती है, कहां पर, स्क्रोटम से होते हुए टेस्टिस से कनेक्ट होती है, एब्डोमिनल से। इन दोनों का, क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल का काम क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, वृषण कोष को संकुचित और ढीला करने का काम करते हैं। आपको बता दिया कि संकुचित और ढीला क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों जरूरी होता है, ये भी आपको बता दिया। वृषण के बारे में बता चुके हैं और वृषण कोष के बारे में बता चुके हैं। इंगुइनल कैनाल के आपके बारे में बता चुके हैं कि इंगुइनल कैनाल के थ्रू ही क्या होते हैं, अपने टेस्टिस किस में आते हैं, वृषण कोष में आते हैं। किसमें आते हैं, वृषण कोष में। और यहाँ पर क्या है, एक समझने की बात और है, कभी कभी क्या है, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र होती है वो क्या होती है, इन इंगुइनल कैनाल में धंस जाती है या नीचे की तरफ आने लगती है, किसमें, अपने वृषण कोष में आने लगती है। इस वाले डिसीज को हम बोलते हैं इंगुइनल हर्निया। आपने हर्निया के बारे में सुना होगा। तो ये जो अपनी डिसीज होती है वो कौन सी होती है, इंगुइनल हर्निया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस का टेम्परेचर क्यों कम करना होता है। टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो इसलिए कम करते हैं कि ताकि क्या, शुक्राणु जन की क्रिया क्या हो, आसानी से हो सके। इसलिए जो अपने टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर एक थैली में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। उस थैली को हम क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता, अपने टेस्टिस कहाँ, वृषण कोष में नहीं आ पाते। वृषण कोष अपने क्या होते हैं, उदर गुहा से वृषण कोष में वृषण का ना आ पाना कौन सी प्रोसेस कहलाती है, या एक डिसीज होती है, जैसे हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो अपना पुरुष होता है उसमें क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता क्यों आई, क्योंकि जब अपनी जो वृषण है
अगर अपनी एब्डोमिनल या उदर गुहा में क्या रखे रहेंगे तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। इससे क्या होंगे, अपने स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, और जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो उससे क्या होगा, अपनी क्या नपुंसकता आ जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। ये होता अपना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या नर जनन तंत्र को बनाने वाली कुछ संरचना है। नर जनन तंत्र किन किन से मिलकर के बना होता, अपना बिरसड़ से मिलकर के बना है। बिरसड़ अपना कौन सा था, प्राथमिक ग्रंथि था। सहायक नलिकाओं से, सहायक ग्रंथियों से, और क्या होती है, बाह्य जननेंद्रियों से। बाह्य जननेंद्रियों क्या होती है, जो अपने एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, पेनिस वगैरह। ये क्या करते हैं, नर जनन तंत्र को बनाने की कुछ संरचनाएं होती हैं। इसमें अपना जो पहला है, पहला क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं, अपने नर जनन के क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, एक जोड़े की संख्या होती है। जो टेस्टिस या वृषण होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं, एक पेयर में होते हैं, ठीक है, एक जोड़ा होता है पूरा, ठीक है, जो क्या होते हैं, शरीर के बाहर एक थैली जैसी संरचना में होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, वृषण कोश या स्क्रोटम बोलते हैं। इसके बाद क्या होती है, अपनी कुछ सहायक वाहिकाएं होती हैं, एक्सेसरी डक्ट। तो हम देखते हैं सहायक वाहिकाएं है क्या। तो सबसे पहले आप अपनी आती है कौन सी, वृषण जालिका, रेटिटेस्टिस। जो रेटिटेस्टिस है उसके बाद कौन सी स्टार्ट होती है, अपनी शुक्र वाहिका, बास एफ्रेंसिया। बास एफ्रेंसिया के बाद अधिवृषण, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद शुक्र वाहक, वास डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, चलो इसमें बताया भी गया, वृषण जालिका, ठीक, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्र वाहक, ठीक है। जो वृषण जालिकाएं होती है उनको रेटिटेस्टिस बोलते हैं, जो शुक्र वाहिकाएं होती है उनको वास एफ्रेंस या वास एफ्रेंसिया बोलते हैं, और जो अधिवृषण होते हैं उसको एपिडिडाइमस बोलते हैं, जो शुक्र वाहक होती है वो वास डिफरेंस कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रंथियां। अब ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, ग्लैंड, वो होती है अपनी कौन सी, शुक्राशय। कौन सी, शुक्राशय। इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनका तो फंक्शन क्या होता है। अभी क्या एक ओवरव्यू लेते चल रहे हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी वाहिकाएं हैं। तो शुक्राशय, शुक्राशय क्या होती है, अपनी सेमिनल वेसाइकल होती है। क्या होती है, सेमिनल वेसाइकल। ये भी क्या होती है, संख्या में दो होती है। ये क्या होती है, यहाँ पर हम बता दें, चलो यहाँ पर बता दें क्या होती है, संख्या में दो होती है, ठीक है। इसके बाद होती है अपनी कौन सी, पुरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड। ये संख्या में क्या होती है, ये संख्या में एक होती है। इसके बाद क्या अपना बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं या काउपर ग्रंथियां बोलते हैं। ये भी क्या होती है, संख्या में ये क्या होती है, दो होते हैं, ठीक है। ये नाम अलग अलग है दोनों के, काउपर ग्रंथियां और बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक इसको काउंट कर लो दूसरा इसको काउंट कर लो, ये दोनों ही दो दो होती हैं। ये दोनों की क्या, एक व्यक्ति के दो नाम समझो। तो अपनी क्या होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपको कभी कभी क्या होता है नीट में, क्या जैसे बल्बो यूरिथ्रल लिखा, कभी कभी डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछ ले काउपर ग्लैंड क्या होती है, तो ये जो अपनी बल्बो यूरिथ्रल होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके बाद क्या, बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय में अपने जो मैथुन अंग होते हैं, जो कॉपुलेशन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे अपने क्या होता है, लिंग या पेनिस होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, वृषण की। किसकी बात करते हैं, वृषण। अब वृषण जैसे आपको बता चुके कि जो वृषण होते हैं वो क्या होते हैं, नर के क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं, आवश्यक जनन अंग होते हैं, ठीक है। ये संख्या में क्या होते हैं, दो होते हैं। 7वें महीने तक अपने किसमें उपस्थित होते हैं, एब्डोमिनल या उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। उसके बाद कहां से, इंगुइनल कैनाल से होती है वो कहां चले जाते हैं, अपने वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लें, वृषण क्या होते हैं, नर के क्या होते हैं, आवश्यक जननांग होते हैं, जो एक जोड़े में होते हैं। 7वें महीने तक जो वृषण होते हैं वो क्या होते हैं, उदर गुहा में रहते हैं। 7वें महीने के बाद कहां से, इंगुइनल कैनाल से होती है वो कहां पहुंच जाते हैं, वृषण कोश में पहुंच जाते हैं। और जो अपना वृषण कोश होते हैं वो क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, जो क्या होती है, शरीर से बाहर उपस्थित होती है, ठीक। और शरीर से बाहर उपस्थित होने का रीजन भी बता दिया। क्या रीजन होता है, वो क्या करता है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो कितना, बॉडी से कितना, 2.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता। और ये टेम्परेचर कम होने का रीजन भी बता दिया, क्यों, जिससे क्या हो, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो सके, या मतलब शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। यहाँ पर ये जो पॉइंट है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपने जो वृषण है ये आपको बता चुकी है, बस आपको रीड बस करना है एक बार। अपने वृषण क्या होते हैं, कभी कभी क्या वृषण कोश में स्थानांतरित नहीं हो पाते, इसकी वजह से क्या होती है, उनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, मैंने उसमें नर में किस क्या, नपुंसकता आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या होती है, वृषण का वृषण कोश में स्थानांतरित ना होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, ये डार्टोस मसल का काम क्या होता है, क्रेमेस्टर मसल का काम क्या होता है, और अपनी क्या होती है, इसमें क्या ब्लड वेसल्स भी आई होती है, धमनी और सिरा आई होती है। धमनी का काम पता चल गया, धमनी क्या होती है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड क्या होती है, रुधिर लाती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होती है, वापस ले जाती है। कौन, सिरा ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी से नहीं ले जाना आपको वापस। और यहाँ पर इंगुइनल कैनाल आपको बता दिया, ठीक। इंगुइनल हर्निया के बारे में बता दिया, ठीक। अब क्या होती है, कुछ सहायक वाहिकाएं होती है, क्या होती है, सहायक वाहिकाएं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अपनी जो सहायक वाहिकाएं, इनका काम क्या होता है,
ठीक है, जिन्हें को क्या बोलते हैं। अब सहायक वाहिका कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी थी अपनी बेरसड़ जालिका, कौन सी थी बेरसड़ जालिका। तो जो अपना क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है अपनी शुक्रजनक नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब हम क्या करेंगे बेरसड़ की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसके बारे में बताएंगे। अभी आपको क्या है यहाँ पर थोड़ा समझना है इनके बारे में, बेरसड़ जालिका के बारे में। किसके बारे में, बेरसड़ जालिका। तो जो अपने क्या होती है शुक्रजनक नलिका होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसमें क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वहां से शुक्राणु निकल करके कहाँ जाते हैं, बेरसड़ जालिका में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बेरसड़ जालिका में। ठीक, तो बेरसड़ जालिका में क्या होता है जो शुक्राणु बने हुए हैं उनमें जो नमी उपस्थित है या उनमें जो वाटर उपस्थित है उनको क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो क्या होते हैं कुछ टूटे फूटे क्या होते हैं शुक्राणु होते हैं उनकी भी मरम्मत कर देते हैं, या उनको जो नष्ट मतलब टूटे फूटे उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सही जो तंदुरुस्त है उनको कहते हैं आगे बढ़ा देते हैं। जो अपने सही है मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो टूटे फूटे तो उनको अलग कर लिया, उनकी छटनी कर दी। उसके बाद जो अपने शुक्राणु बचे उनको कहाँ भेज दिया, शुक्राशय वाहिका में। ठीक है, शुक्र वाहिका में, सॉरी कहाँ भेज दिया, शुक्र वाहिका या बासा एफ्रेंसिया में। ठीक है, अब बासा एफ्रेंसिया क्या होता है, जैसे मान लो पहले आपको डायग्राम से समझा दें।
यहाँ पर देखो, जैसे मान लो अपना क्या है, यहाँ पर ये टेस्टिस या वृषण है, ठीक है, वृषण। अब ये क्या होते हैं अपने, ये जो आपको क्या दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या होती है अपनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकां। इनके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। जब यहाँ से शुक्राणु का निर्माण होगा तो क्या करती है, यहाँ से इनको यहाँ छोड़ देते हैं। चलो हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने। ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं, वृषण जाल का। यहाँ पर व्हाइट कलर की तो अपने क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फिल है, इस वाले स्पेस को या जगह को हम बोलते हैं वृषण जाल का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण जाल का। यहाँ पर शुक्राणुओं में जो जल उपस्थित होता है उसको क्या करता है, खींच लिया जाता है, और बाकी जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, आगे बढ़ा दिए जाते हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है नली, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम शुक्रवाहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका एक ऐसी जगह होती है जो क्या होती है, अपनी वृषण की जस्ट ओपनिंग होती है। वृषण से क्या होती है, यहाँ से क्या, यहाँ से वृषण खत्म हो रहा है, ये जो अपना पिंक कलर का दिख रहा है, डार्क पिंक कलर का, ये क्या वृषण है। अब ये जो अपनी क्या है, वृषण वाहिका है, ये कहाँ, शुक्राणु कहाँ छोड़ रही है, वृषण के बाहर। कहाँ छोड़ रही है? वृषण के बाहर। अब वृषण के बाहर भी क्या होती है, एक संरचना उपस्थित होती है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, जो क्या होती है, वृषण के बाहर होती है, एक ट्यूब लाइक संरचना होती है। इसमें क्या होता, इसमें जो अपने शुक्राणु आए हैं, इसमें जो शुक्राणु आए हैं उनका क्या होता है, मैच्यूरेशन होता, परिपक्वन होता। उनके करते उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है, उनकी जो का मतलब दौड़ने की जो मतलब एक हिसाब से क्या होता है, मैच्यूरेशन, परिपक्वन होता। अभी तक जो अपने शुक्राणु आ रहे थे वो क्या थे, अपरिपक्व थे। तो अधिवृषण में क्या होता, उनके कहते हैं शुक्राणुओं क्या करता, परिपक्वन चलता। अधिवृषण से शुक्राणु कहाँ जाते हैं, अपने शुक्रवाहिका में, सॉरी शुक्रवाहक में। कहाँ जाते हैं? शुक्रवाहक या वास डिफरेंस में। ये शुक्रवाहक शुक्राणु को लेकर के कहाँ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में या उदर गुहा में, ठीक है। ये उदर गुहा में कहाँ पर, ये जो अपना क्या है, ये अपना क्या मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी से क्या होती है, घेर की। आपने झूला देखा है, जैसे मान लो ये शाखा है, इस पर ये झूला डाला जाता है ऐसे, तो ऐसे क्या होती है, यहाँ पर ये लपेट के यहाँ पीछे से घूम कर आई है, ठीक है। अब यहाँ से आती है, वो क्या करती है, यहाँ पर शुक्राशय, यहाँ से क्या आ रहा, यहाँ तक अभी अपना कौन सा आ रहा, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस आ रहा है। ये हल्का ग्रीन दिख रहा है आपको, और ये पिंक कलर का, ये दोनों आपस में मिलकर के किसका है, स्खलन वाहिका या वाहिनी का, एजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्खलन वाहिनी का, ठीक है, इसको बोलते हैं स्खलन वाहिनी। अब यहाँ से आपको ये जो स्खलन वाहिनी क्या होती है, आगे बढ़ती हुई आती है, और कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में। कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में या यूरेथ्रा में। कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा में। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या अपना मूत्राशय, यहाँ से जुड़ा होगा अपना, चलो हम बना देंगे ग्रीन कलर से, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। यहां से मान लो, यहां से ये अपना जुड़ा होगा क्या, मूत्र मार्ग। अब यहां पर आपको जो पृष्ठ ग्रंथि दिख रही है, अब ये पृष्ठ ग्रंथि होती कैसे है, जैसे मान लो ये आपको दिख रहा, ये मान लो कि ऐसी कुछ संरचना है पृष्ठ ग्रंथि, ठीक है। अब इसके बीच में से क्या होती है, यूरेथ्रा गुजरता है। जैसे मान लो ये पृष्ठ ग्रंथि आपको सामने से ऐसे दिख रही है, ठीक है, इसमें से अंदर से क्या हो रहा अपना, कौन सा, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग क्या हो रहा, निकल के आ रहा, ठीक है। और ये जो अपनी कौन सी थी, एजैकुलेटरी डक्ट, इस वाले डायग्राम को भी हम क्या आपके डायग्राम के थ्रू और बता देंगे इतने एरिया को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको केवल यहाँ पर इतना समझना कि जो अपनी क्या है, शुक्राशय, वो शुक्रवाहक जो थी वास डिफरेंस, और अपनी कौन सी, शुक्राशय, ठीक है, ये आपस में मिलकर के किसका, स्खलन वाहिनी या एजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एजैकुलेटरी डक्ट। जो एजैकुलेटरी डक्ट होती है वो कहाँ आकर खुलती है, यूरेथ्रा। कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा में आकर के, ठीक है। ये जो अपनी क्या होती है, शुक्राशय, ठीक है, ये इस तरफ का, अभी हमने क्या एक तरफ वृषण का पार्ट बनाया, ये जो सेम कहानी इस तरफ है, यही कहानी इस तरफ भी होगी, ठीक है। आप ये जो यहाँ जितना यहाँ बनाया गया उतना ही क्या इस तरफ अपने राइट पार्ट में भी होगा। अभी हमने क्या लेफ्ट साइड से बनाया, तो आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर आपको क्या है, एक ऑरेंज कलर की आपको संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, मटर के दाने ऐसी क्या होती है, दो संरचनाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल। इनके भी काम है, इनके फंक्शन हम बताएंगे अभी। पहले आपको क्या डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से यूरेथ्रा होते हुए क्या अपना कहाँ पे मूत्र मुख तक आ जाता है। इससे क्या होता है, यूरिन अथवा अपना क्या सीमेन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बील। तो इस डायग्राम में क्या आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अपना जो मेन समझने का जो पर्पस था यहाँ पर था कि कहाँ से अपने शुक्राणु बने, और शुक्राणु पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद होते हुए कहाँ से अपने क्या बाहर निकल जाते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में थोड़ा फंक्शन समझ लें इनके। चलो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्या था अपना, जो क्या थी, स्खलन वाहिनी थी, स्खलन वाहिनी या एजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या थी अपनी स्खलन वाहिनी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है, ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन टॉपिक अपना हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पर देखो अपना क्या है, ये वास डिफरेंस है, इसको क्या बोला था हमने, शुक्रवाहक बोला था। क्या बोला था? शुक्रवाहक। और ये अपनी क्या थी, शुक्राशय थी। क्या थी?
शुक्राशय। ठीक है, तो अपनी कहती है शुक्र वाहक और शुक्राशय जब आपस में जहां पर ज्वाइंट होते हैं, जैसे मान लो यहां पर ये ज्वाइंट हो, यहां पर ये ज्वाइंट हो, ठीक है, तो यहां से जो संरचना स्टार्ट हुई है इसके आगे से, इसको हमने क्या बोल दिया, एजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी बोल दी। क्या बोल दी, स्खलन वाहिनी। ये जो स्खलन वाहिनी है दोनों, ये कहां पर आगे खुल रही है, अपनी यूरेथ्रा वाले पार्ट में। कहां खुल रही है, यूरेथ्रा वाले पार्ट में। और ये जो अपना प्रोस्टेट है या प्रस्थ ग्रंथि है, ये भी कहां खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। ये यहां पर आपको समझने की बात है, ये जो अपना प्रोस्टेट है या प्रस्थ ग्रंथि है, ये एजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी में नहीं खुलती, ये कहां खुलती है, यूरेथ्रा में। ये आपको समझना है, ये कहां खुलती है, यूरेथ्रा में। ठीक है, और अपनी क्या आती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी, वो होती है यहां पर। मान लो ये मटर जैसे दो दाने लगे हैं, ये कहां खुलते हैं, ये भी अपनी किस में खुलते हैं, यूरेथ्रा में। ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, यहां से शुरू हुआ है, यहां से यूरिनरी ब्लैडर से। ये जो काला काला ये लाइन हमने आपको बनाई है, ये ब्लैक लाइन बनाई है, ये पूरी क्या है, यहाँ ये जो गोल गोल संरचना है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। यहां से कहां से चालू हो गया, यहाँ पर ये राउंड संरचना बनाई है, यहाँ से अपना क्या मूत्र मार्ग चालू हो गया या शुरू हो गया। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत होगी, अपना क्या शुक्रवाहक और क्या शुक्राशय मिलकर के क्या स्खलन वाहिनी का निर्माण किया। और स्खलन वाहिनी कहां आकर खुली, मूत्र मार्ग में। और जो अपनी प्रोस्टेट या पृष्ठ ग्रंथि थी, उससे होकर के निकलता है क्या, अपना मूत्र मार्ग, उससे उसके बीच से होकर के निकलता, उसी में जो अपना पृष्ठ ग्रंथि है, जो अपना फ्लूइड बनाती है, वो उसी में छोड़ देती है, किसमें, मूत्र मार्ग में। और जो अपनी क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी, ये भी क्या करती है, अपना जो फ्लूइड है कहाँ छोड़ती है, किसमें, मूत्र मार्ग में। तो यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते चलते हैं, कहां तक हो गया था देखते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया था। अब क्या थी, अपनी सहायक वाहिकाएं थी। ठीक है, तो बिरसट जालिका के बारे में आपको बता दिया। बिरसट जालिका का काम क्या था, जो भी अपनी क्या थी, शुक्राणु बने हुए थे, उनमें जो जल था, उनको क्या करती है, अवशोषित करने का काम करती है। फिर उन शुक्राणु को कहाँ भेज देती है, शुक्र वाहिकाओं में। कहाँ भेज देती है, शुक्र वाहिकाओं में, वासा एफ्रेंसिया में। तो वासा एफ्रेंसिया केवल इतना करती है कि जो वो शुक्राणु आए हैं, उनको कहाँ भेजती है, बिरसड़ के बाहर, किसमें, अधिबिरसण में, एपिडिडाइमिस में। इसको इसका काम केवल इतना है कि जो बिरसण आए, वो शुक्राणु आए हैं, उनको कहां, बिरसण के बाहर अधिबिरसण में भेजने का काम रहता है। इसके बाद जो अपने अधिबिरसण होते हैं, अधिबिरसण में क्या होते हैं, जो अपने अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं, उनको करना परिपक्व करने का काम होता है। ठीक है, जब एक बार अपने क्या होते हैं, अधिबिरसण परिपक्व हो जाते हैं, तो वो कहां चले जाते हैं, अपने शुक्र वाहक में चले जाते हैं, वास्ट डिफरेंस में। और वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है, जो अपने क्या होते हैं, शुक्राणु थे, वो कहां से, बिरसण से लेकर के कहां जाना था, एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा में ले जाने का काम करता कौन, अपना वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहक। इसके बाद क्या है, अब क्या होती है, अपनी सहायक ग्रंथियां। ठीक है, अब सहायक ग्रंथियां क्या होती है, कुछ पदार्थ या लिक्विड क्या करते हैं, बनाने का काम करते, बनाए उनको क्या करते, सीक्रेट भी करे, मतलब सीक्रेट मतलब श्रावित। ठीक है, उनको मुक्त करे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है अपनी क्या, सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल क्या होती है, एक सेमिनल फ्लूइड बनाती है। देखो पहले क्या होती है, अपना जो सीमेन निकलता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना शुक्राणु, क्या तो शुक्राणु, एक होता है उसमें क्या, सेमिनल फ्लूइड होता है। एक क्या होता है, फ्लूइड होता है, एक क्या होता है, अपना क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ठीक है, जब ये दो आपस में मिलते हैं तो क्या, वीर्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण। अब ये जो द्रव होता है, शुक्राणु के अलावा जो द्रव होता है, वो किस किस से मिलकर के बना होता, एक अपना जो शुक्राशय है, इसने भी कुछ द्रव बनाया उससे, और अपनी इसके अलावा पृष्ठ ग्रंथि है, उनने भी कुछ पदार्थ बनाया, लिक्विड पदार्थ बनाया उससे, और इसके अलावा अपनी कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। इन तीनों का जो मिश्रण होता है, उन तीनों का मिश्रण और शुक्राणु आपस में मिलकर किसका, वीर्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वीर्य या सीमेन का निर्माण करते हैं। ये आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर रखना है कि जो अपना सीमेन है, ऐसा नहीं है कि टेस्टिस बनाता, पूरा टेस्टिस नहीं बनाता, टेस्टिस केवल स्पर्म का निर्माण करता है, किसका, शुक्राणुओं का। बाकी जो सीमेन, जो पूरा अपना सीमेन या वीर्य बनता है, किस किस से मिलकर के बना है, शुक्राणुओं से, सेमिनल फ्लूइड से, जो अपने सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकला उससे, और जो प्रोस्टेट से फ्लूइड निकला उससे, और जो किससे, अपने बल्बो यूरेथ्रल से फ्लूइड निकला उससे। तीन ये फ्लूइड मिले और क्या मिले, शुक्राणु, तब जाकर के किसका निर्माण हुआ, सीमेन या वीर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं जो अपना सेमिनल वेसिकल है, उसने जो फ्लूइड बनाया उसमें होता क्या है। जो वो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के अलावा क्या होता है, अपने उसमें प्रोटीन, कुछ एंजाइम वगैरह होते हैं। अब ये सब होता किस लिए, कि जो अपने शुक्राणु आए हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए, जब वो गति करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो उनको क्या कुछ पोषण तो चाहिए। तो ये पोषण मिलेगा कहां से मिलेगा इनको पोषण, ये जो अपना क्या, सेमिनल वेसिकल ने जो फ्लूइड बनाया था, या शुक्राशय ने जो फ्लूइड बनाया, उसमें क्या था, फ्रक्टोज था, प्रोटीन थे, सिट्रिक एसिड था। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, उनको पोषण देने का काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्या होता है, पृष्ठ ग्रंथि होती है। क्या होती है, पृष्ठ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये क्या करती है, क्षारीय पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है, क्षारीय पदार्थ।
अब इस क्षारीय पदार्थ का काम क्या है सीमेन में, ये भी हमें समझना है। तो अपनी क्या होती है, जो फीमेल होती है, फीमेल की जो योनि होती है वो क्या होती है, जो योनि का पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अपनी जो शुक्राणु है अगर वो अम्लीय माध्यम से होकर गुजरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पर नष्ट हो जाएंगे। तो शुक्राणुओं को उसकी जो योनि की अम्लीयता है उससे बचाने का काम कौन सा करता है, जो अपना पृष्ठ ने जो द्रव्य बनाया था, पृष्ठ ग्रंथि ने कुछ द्रव्य बनाया था, वो द्रव्य क्या होता है, क्षारीय, वो द्रव्य वहां जाएगा, उस क्षारीयता को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। जब एसिड और अपने क्या मिलते हैं, बेस मिलते हैं, तो क्या उदासीन हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो वहां की अम्लीयता क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएंगे, जिससे शुक्राणुओं की क्या होगी, क्षति बच जाएगी। इसके अलावा जो अपनी क्या थी, बल्बो यूरेथ्रल, क्या थी, बल्बो यूरेथ्रल। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है, वो भी क्या करती है, कुछ द्रव्य का निर्माण करती है। जो वो द्रव्य बनाती है वो भी द्रव्य क्या होता है, चिकना लिब्रिकेंट की तरह होता है, और इसके अलावा क्या होता है, क्षारीय भी होता है। अब उसके क्षारीय होने का काम कहां पर है, तो वो जो क्षारीय होता, एक तो आपने देखा होगा कि जो अपनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी, तो जैसे हम बताएं यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये कहाँ सबसे लास्ट में है, कहाँ पर, यूरेथ्रा के पास में। यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर यूरिन भरा है, हल्का फुल्का यूरिन रह गया, तो यूरिन क्या होता है, हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय। तो जब क्या होती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, या जब नर अपना क्या होता है, उत्तेजित होता है, जब सीमेन या उसको वीर्य क्या होता है, पास करना होता है, तो क्या होती है, जो अपने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ये क्या करते हैं, कुछ लिक्विड रिलीज करती हैं। ये लिक्विड क्या करता, क्षारीय प्रवृत्ति का होता। तो यहाँ की जो अम्लीयता थी, ये जो मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता थी, उसको क्या करेगा, उदासीन करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, पेनिस पर, ये लिंग पर क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है, जिससे क्या होती है, कॉपुलेशन या संभोग में क्या होती है, मदद मिल सके। तो यहाँ पर आपको क्या सेमिनल वेसिकल का समझ में आ गया कि जो सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय ने जो द्रव बनाया था उसमें क्या होती है, फ्रक्टोज वगैरह होती है, फ्रक्टोज होती है, इससे क्या होता है, उसको शुक्राणु का न्यूट्रिशन या पोषण मिलता है। इसके अलावा क्या होती है, अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है या पुरस्थ ग्रंथि होती है, ये करती होती है क्षारीय पदार्थ बनाती। ये जो क्षारीय पदार्थ होता है इसका काम क्या होता है, ये जो अपनी वैजाइना की या योनि की जो अम्लीयता उसको उदासीन करने का काम करता है। इसके अलावा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका भी आपको काम समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है, ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह पदार्थ बनाता है, चिकनाहट पदार्थ, जिससे क्या होगा, पेनिस के इंटरकोर्स में क्या हो सके, हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर आप इनके काम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनके बारे में क्या एक बार रीड कर लें जो लिखा है। अच्छा, ये बृहस्पति जाल का बता दिया था, शुक्रवाही का बता दिए थे, शुक्रवाहक भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, सहायक ग्रंथि है शुक्राशय। इसमें क्या होता है, वीर्य द्रव्य या सेमिनल फ्लूइड बनता है, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज प्रोटीन और सिट्रिक अम्ल होता है, जो शुक्रवाहक से प्राप्त शुक्राणुओं को करते हैं पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये संख्या में क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको संख्या बहुत अच्छे से याद करनी है। अपनी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़ करके या पुरस्थ ग्रंथि को छोड़ करके सब संख्या में क्या होते हैं, 2 होते हैं। चाहे अपने क्या हो, वास डिफरेंस हो, चाहे एपिडिडाइमस हो, चाहे अपने क्या हो, टेस्टिस हो, चाहे रेटिटेस्टिस हो। सॉरी, रेटिटेस्टिस की संख्या तो ज्यादा होगी। ठीक है, अपन को कहां पर, किस वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस के बाद संख्या देखनी है। ठीक, और इसके अलावा जो सेमनिफेरस ट्यूबुलेंट की बात करेंगे कब, जब वृषण के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। हाँ, और स्खलन वाहिनी के बारे में तो आपको बता दिया। स्खलन वाहिनी का निर्माण किससे होता है, अपने कैसे, शुक्रवाहक मिलकर, शुक्रवाहक और क्या शुक्राशय मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, स्खलन वाहिनी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, स्खलन वाहिनी का। मान लो यहां से क्या आ रहा अपने, यहां से अपना क्या आ रहा, शुक्रवाहक आ रहा। ठीक है, यहां पर क्या जुड़ा अपना, शुक्राशय जुड़ा। ठीक है, शुक्राशय जुड़ा। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है, यहाँ पर ये जो जंक्शन बना, यहाँ पर ये जो आगे नलिका बढ़ेगी यहां से, इसको क्या बोलते हैं हम, स्खलन वाहिनी बोलते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आ गया। और जो अपनी एजैकुलेटरी डक्ट होती है वो कहां खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। कहां खुलती है, मूत्र मार्ग में। और किसको ले जाती है, शुक्राणुओं को और सेमिनल फ्लूइड को, जो अपना वीर्य द्रव बनाता, किसने बनाया था, शुक्राशय ने बनाया था। ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। इसके पहले कुछ और तो नहीं, हाँ, पुरस्थ ग्रंथि भी समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज है, क्या है, फ्रक्टोज, अपनी जो सेमिनल वेसिकल है, तो इसमें क्या हो रहा था, फ्रक्टोज का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण होता है, फ्रक्टोज। यहाँ इसके अलावा अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है या मेल बॉडी होती है, इसमें इसके अलावा कहीं भी फ्रक्टोज का निर्माण नहीं होता। केवल फ्रक्टोज का निर्माण कहां पर होता है, फ्रक्टोज क्या होती है, एक शुगर होती है। फ्रक्टोज तो जानती हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज क्या होती है, वो एक शुगर होती है। इसका निर्माण केवल कहां पर होता है, शुक्राशय में होता है। कहां होता है, शुक्राशय में। तो जब जैसे क्या होती है, रेप वगैरह की कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि कुछ छेड़खानी वाला केस है या रेप है, तो कैसे हम चेक करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो फीमेल की योनि होती है या मादा की योनि होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम
टेस्ट करते हैं कि वहां पर क्या फ्रक्टोज तो नहीं है। अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है वहां पर, अगर फ्रक्टोज उपस्थित है, तो इसका मतलब उसके साथ क्या हुआ, रेप हुआ है। और ये वाला जो टेस्ट होता है वो कब, कितने घंटे में होता, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ही कराना पड़ता, नहीं तो वो क्या होती है, वहां से फ्रक्टोज क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, तो उससे कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो फ्रक्टोज होता है इसका यूज एक जगह और होता है, ठीक है, कहां पर होता है, रेप वगैरह के टेस्ट करने में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज टेस्ट। जो मेडिकल चेकअप वगैरह होता है ना इनिशियल फेज में, वो इसी का चेक करते हैं, वो केवल फ्रक्टोज का चेक करते हैं। अगर फ्रक्टोज होगा तो क्या होगा, रेप के माना जाएगा, और नहीं तो नहीं। जो अपनी इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं, ठीक। और बाकी इतना तो लॉ में नहीं पता मुझे, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको क्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब क्या है हमारा टॉपिक, अच्छा ब्रेस्टड, क्या, टेस्टिस। अब हम समझते हैं ब्रेस्टड के बारे में। अब अभी तक हमने क्या, एक ब्रेस्टड का एक ओवरव्यू लिया था, ब्रेस्टड का क्या था, ओवरव्यू लिया था। अब हम क्या समझते हैं, टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में समझे कि टेस्टिस होता क्या है और उसकी जो संरचना होती है वो होती कैसी है। जब टेस्टिस को काटेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो टेस्टिस हमने ऐसे बताया था, टेस्टिस क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। दो अपने क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, जो कहां पर स्थित होते हैं, ब्रेस्टड कोश में, स्क्रोटम में स्थित होते हैं। अब इसमें समझते हैं इसका जो इसका निर्माण हुआ या उत्पन्न हुआ, ये कहां से हुआ, मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। कहां से होती है, मीजोडर्म से, ठीक है। जैसे मीजोडर्म के बारे में आप क्या क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो अपना क्या है, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, अंडाकार का होता है। कैसा होता है अपना, अंडाकार या ओवल शेप का होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसका जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। जो इसकी चौड़ाई होती है वो क्या होती है, लंबाई की जस्ट आधी ही समझ लीजिए, ठीक है। वो क्या था, 4 से 5 था, ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो कैसी, 2 से 3 होती है। और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 10 से 14 ग्राम इसका वेट होता है। कितना होता है, 10 से 14 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। अब संख्या आपको बताई दी कि संख्या में 2 होते हैं। तो इसमें जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेस्टड की संरचना के बारे में देखते हैं। तो ब्रेस्टड की जो संरचना में सबसे पहले क्या, आकार है। आकार क्या है, अंडाकार है। लंबाई क्या है, 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसका जो वजन है या वेट है वो क्या है, 10 से 14 ग्राम। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए, जब तो रफली डायग्राम आपके सामने नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे समझते हैं, जैसे मान लो, चलो यहाँ पर साइड में हम क्या रफली डायग्राम भी बनाते जाते हैं। चलो इसका एक रफली डायग्राम बनाया, या चित्र बोल लो, ठीक है। जैसे ये है अपना, ठीक है, ये अपना टेस्टिस का ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कक्ष होते हैं, ठीक है। इनको कक्ष क्या बोलते हैं, ब्रेस्टड पालिकाएं होती हैं अपनी, क्या होती हैं, ब्रेस्टड पालिकाएं होती हैं, ठीक है। ये ब्रेस्टड पालिकाओं की संख्या क्या होती है, एक टेस्टिस में कितनी होती है, 250 होती है, 250 होती है, ठीक। और प्रत्येक ब्रेस्टड जो पालिका होती है इसमें क्या होती है, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना दे, तो जैसे ये शुक्रजनन नलिकाएं बना दिया से। और शुक्रजनन नलिकाएं कितनी होती हैं, एक अपनी ब्रेस्टड पालिका में या टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या होती है, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। अब यहाँ से क्या होती है, ट्यूब जैसी संरचना निकलती है। ये ट्यूब जैसी संरचना निकलती है प्रत्येक किससे, अपनी ब्रेस्टड पालिका से। इसमें क्या होता है, अपना स्पर्म क्या होता है, इकट्ठा होता है। ये जाकर के कहाँ खुलती है अपनी, ये अपनी जो ट्यूब जैसी संरचना निकली है ये क्या, ब्रेस्टड जालिकाएं, क्या है, ब्रेस्टड जालिकाएं। यहाँ पर आपको क्या दिख रही होंगी इसमें, रेटी टेस्टिस। ये जाके खुलती है यहाँ पर शुक्र वाहिका में खुलती है। कहाँ खुलती है, शुक्र वाहिका। यहाँ से मान लो ये अपनी जो स्ट्रक्चर बनेगी एक, ये जो ओपन हो रही है यहाँ पर, ये जो एरिया है, ये खाली स्थान यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये क्या है अपना शुक्र वाहिका, ठीक है। अब ये जो शुक्र वाहिका, चलो शुक्र वाहिका को क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से बना देते हैं। एक मिनट, इससे आपको क्या क्लियर समझ में आए। तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से बना दे रहे हैं। यहाँ से क्या हो रही है, ये अपनी क्या निकली थी, ब्रेस्टड जालिकाएं निकली थी। क्या थी, ब्रेस्टड जालिकाएं। अब ब्रेस्टड जालिकाएं किसमें खुलती हैं अपनी, किसमें, शुक्र वाहिका में। किसमें खुलती है, शुक्र वाहिका में। और शुक्र वाहिका क्या होता है, टेस्टिस का जस्ट बाहर का पार्ट होता है। जैसे मान लो अपना क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्ट यहाँ तक क्या होती है अपनी शुक्र वाहिका आती है यहाँ तक। यहाँ से जस्ट बाहर क्या स्टार्ट हो जाता है अपना अधिब्रेस्टड या एपिडिडाइमिस। तो इसको साफ करते हैं, ठीक। तो ये कहां तक, ये जो अपनी शुक्र वाहिका है कहां तक जाती है, ये अपनी क्या होती है, टेस्टिस के बाहर तक जाती है। किसके बाहर तक, टेस्टिस या ब्रेस्टड के जस्ट बाहर तक आती है, ठीक। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, अधिब्रेस्टड या एपिडिडाइमिस। यहां पर शुरू हो जाता है क्या अपना, या अधिब्रेस्टड या एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये टेस्टिस का पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये जो अधिब्रेस्टड होता है वो क्या होता है, टेस्टिस के बाहर। जैसे मान लो ये टेस्टिस है, इसके बाहर ये संरचना होती है अधिब्रेस्टड की, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, आपको लगे कि ये इसी के अंदर है, नहीं।
जो अपना क्या होता है वृषण के अंदर कौन कौन सी संरचना आती है, वृषण पालिका आती है, शुक्रजनन नलिका आती है, वृषण जालिका और शुक्र वाहिका, ये होती है अपने किसके अंदर, वृषण के अंदर। ठीक है, वृषण की जो बाहर होती है वो कौन सी, अधिवृषण। ठीक है, अब अधिवृषण से शुरू होता है क्या, जैसे आपको बता चुके हैं इस डायग्राम को बहुत पहले भी अपन क्या कवर कर चुके हैं। यहां से क्या निकलता है अपना शुक्र वाहक या वास्ट डिफरेंस, क्या निकलता है, शुक्र वाहक या वास्ट डिफरेंस। अभी हमको यहाँ समझना है केवल किसके बारे में, ये जो अपनी वृषण पालिका है, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, और ये क्या अपनी शुक्रजनन नलिका, इनके बारे में हमको क्या आगे समझना है। ठीक है, तो ये जो अपनी वृषण पालिका होती है या शुक्र वृषण पालिका होती है, ये क्या होती है संख्या में 250 या 250 होती है। ठीक, 250। वो जो अपनी क्या होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनन नलिका, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये क्या होती है शुक्रजनन नलिका। तो प्रत्येक वृषण पालिका में या टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 अपनी क्या होती है शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। और जो अपनी शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनन नलिका में ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। अब यहाँ पर एक समझने की बात है, जो अपना क्या होता है टेस्टिस होता है, क्या होता है वृषण। वृषण की बाहर क्या होती है, कवर होती है, ये एक आवरण होता है, ये आपको दिख रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये डायग्राम में आपको क्या कलर नहीं दिख रहा है, इसको ब्लैक कलर से बना दे रहे, ये आपको दिख रहा होगा क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कैप्सूल, कैप्सूल क्या होती है, एक परत की तरह होती है, एक आवरण देखा आपने, कैप्सूल तो देखा होगा, उसमें क्या होता है एक आवरण होता है, उसके अंदर क्या होती है, जैसे मेडिसिन वाला कैप्सूल देखा होगा, उसके अंदर क्या होती है मेडिसिन भरी रहती है, उसके ऊपर क्या होता है एक आवरण होता है ग्लाइकोजन का। ठीक, तो अपना क्या है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या होती है बहुत हार्ड लेयर होती है, किसकी, टेस्टिस की। इससे किससे, धक्के वगैरह जैसे क्या होती है चोट वगैरह से क्या करती है, टेस्टिस को बचाती है या वृषण को बचाती है। ठीक, ये जो अपनी क्या होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ये क्या होती है बहुत हार्ड लेयर होती है, किसकी, टेस्टिस की। ठीक है, इसका काम आपको याद रखना है, इसका जो कार्य होता है वो क्या करती है, अपनी किसको, वृषण को किससे बचाती है, धक्कों या आघातों से। ठीक है, चोट वगैरह से क्या करती है, बचाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपको यहाँ पर एपिडिडाइमस की कुछ पार्ट दिख रहे हैं, टेल पार्ट, बॉडी पार्ट और हेड पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो अपनी शुक्राणु आए थे उसकी जो मैच्योरेशन है, परिपक्व की कुछ अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो जो अपना टेल होता है, पुच्छ भाग होता है किसका, अधिवृषण का, यहाँ पर क्या होती है पूरी तरीके से अपनी शुक्राणु क्या होती है, परिपक्व हो चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर किस में जाती है, वो शुक्र वाहक या वास्ट डिफरेंस। तो इसके बाद हम देखते हैं एक डायग्राम और बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, चलो एक पेज यहीं पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको किसके बारे में समझना, अब यहाँ पर समझना आपको क्या, वृषण पालिका और शुक्रजनन नलिकाओं के बारे में, इसके बारे में समझना। इसके पहले भी एक हमने क्या किया था, एक चित्र बनाया था, उसमें आपको क्या टेस्टिस के बारे में बता चुके थे, स्क्रोटम या वृषण कोश के बारे में भी बता चुके थे। ठीक, तो हमें किसके बारे में समझना, वृषण पालिका, किसके बारे में, वृषण पालिका और शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में समझना। तो एक क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये अपना क्या है, एक वृषण पालिका। ठीक है, एक वृषण पालिका ले लिया। ठीक है, वृषण पालिका आपको बता चुके हैं कि अपने जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, तो उनमें संख्या कितनी होती है, 250 या 250 होती है। कितनी होती है, 250। और इसके अंदर 1 से 3 क्या होती है, अपनी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं बना ले रहे हैं। यहाँ पर क्या होती है, ये अपनी क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं बना ली हमने। ठीक, अब क्या है, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। अब ये जो क्या अपने जो वृषण पालिका है, इसमें क्या है, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर कुछ स्थान दिख रहा है, ये आपको कुछ स्थान दिख रहा, ये आपको कुछ स्थान दिख रहा। इस स्थान पर क्या होती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो स्थान होता है, पहले इस स्थान को हम बोलते हैं कि अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल कोशिका अथवा रेडिक सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कोशिकाएं और भी होती हैं, जो भी अपने क्या होंगे, फालतू या फॉरेन पार्टिकल होंगे, क्या मारने का काम करते हैं, प्रतिरक्षात्मक जो अपनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो ये जो अवकाश है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये जो बिंदु डॉट बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए था। ये जो अपना स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम, अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं हम, अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को भी बना ले रहे हैं। एक दो कोशिकाएं हम आपको बना के दिखा दें। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या हो, कुछ कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कोशिका या लिडिक कोशिका। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिख दिया नाम, लिडिक कोशिका लिख दिया। क्या लिख दिया, लिडिक कोशिका या लिडिक सेल। ठीक, अब इनका काम भी हम बताएंगे आगे आपको, पहले क्या इसके बारे में समझ लें। ये क्या होती है, लिडिक सेल होती है। अब ये जो अपनी क्या है, जो पिंक कलर की दिख रही, ये क्या है, शुक्रजनक नलिका है। क्या है, शुक्रजनक नलिका है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
ठीक है। ये जो सबसे बड़ी ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये क्या है अपने वृषण पालिकाएं हैं। क्या है ये? वृषण पालिकाएं, वृषण पालिकाएं, ठीक है। यही क्या होती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और प्रत्येक वृषण में कितनी संख्या होती है? 250 होती है। और शुक्रजनक नलिकाओं की 1 से 3 होती है। किसमें? अपनी ये जो क्या है वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल, इनकी संख्या कितनी होती है? 250, 250, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 से 3 के बीच में, प्रत्येक अपने किसमें? वृषण पालिका में। ऐसा नहीं कि पूरे वृषण में ही अपनी 1 से 3 है, ठीक। किसमें? अपने किसमें? एक वृषण पालिका में। अब क्या है जो अपनी क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाओं में भी क्या होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है अपनी क्या? सर्टोली सेल्स, ठीक। और इसके अलावा क्या होती है? एक जर्म कोशिकाएं होती है, नर जर्म कोशिकाएं। जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा था, प्लांट में अपनी क्या थी? मेगा स्पोर मदर सेल्स थी, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, मात्र बीजाणु कोशिका या मात्र गुरु बीजाणु कोशिका, ये थी। उनसे क्या हो रहा था? अपने क्या पोलन ग्रेन का और कहां पर? एग का निर्माण हो रहा था। एम्ब्रियो से उसी के अंदर क्या होता है? एग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो अपनी क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, इसके अंदर भी क्या होती है? सर्टोली सेल्स होती हैं। और क्या होती है अपनी? सर्टोली सेल्स के अलावा क्या होती है? अपनी क्या? नर जर्म कोशिकाएं। क्या होती है? नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल। जो अपनी नर्व जर्म कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से क्या होता है? स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और चलो पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना ले। यहाँ पर क्या है? चलो ये जैसे माना हमने, यहाँ पर ये क्या है? शुक्रजनक नलिका है अपनी, ठीक है। क्या है? शुक्रजनक नलिका, ठीक है। तो इस शुक्रजनक नलिका में क्या होती है? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे मान लो एक रफली डायग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, ये क्या है अपनी? ये अपनी सर्टोली सेल्स। ये क्या है अपनी? सर्टोली सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? इसमें होती है क्या? नर जर्म कोशिकाएं होती है। जैसे यहाँ पर ये छोटी छोटी बना दी, यहाँ पर क्या है? ये नर जर्म कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? नर जर्म कोशिकाएं। इन्हीं नर जर्म कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। किसका? स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं या स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये अपने क्या हो गए? शुक्राणु बन रहे हैं। ये अपने क्या है? शुक्राणु। ये यहाँ पर किनसे बने हैं? ये जो अपनी क्या है? नर जर्म कोशिकाएं हैं, उन्हीं से क्या? शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है। ये जो पूंछ लगी है जिनमें, ये अपने क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? नामकरण कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? नामकरण कर दे रहे हैं। ये अपना क्या है? सर्टोली सेल है, सर्टोली कोशिका है, ठीक है। हम क्या पूरा डायग्राम के थ्रू ही समझ लेंगे, बाकी आपको क्या थ्योरी तो लिखी ही मिल जाएगी, ठीक है। अपनी क्या होती है? सर्टोली कोशिकाएं। और ये क्या होती है? नर जर्म कोशिका, ठीक है। इन्हीं से किसका निर्माण हो रहा था? अपना शुक्राणुओं का। किसका निर्माण हो रहा था? शुक्राणु। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये जो अब ये शुक्राणु आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कलर की, ये क्या अपने शुक्राणु है, ठीक। इतना समझ में आ गया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिडिक सेल्स, किसके बारे में देखते हैं? लिडिक सेल। अब इन लिडिक सेल्स का काम क्या होता है? इसके अलावा सर्टोली सेल्स का भी एक काम होता है। सर्टोली सेल्स, एक मिनट यहाँ पर हम लिख दें, जो अपनी क्या होती है? सर्टोली सेल्स होती है। चलो यहाँ आ जाए। सर्टोली सेल्स के एक काम होते हैं, एक तो पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। इसके अलावा क्या करती हैं? हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। एक हार्मोन रिलीज करती हैं। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं हम? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या? एक अभी पहले एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इतना याद रख लो, क्या होती है? हार्मोन रिलीज करती है। अभी हम बताएंगे ये हार्मोन करता क्या है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, लिडिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? लिडिक सेल्स, ठीक है। जो अपनी लिडिक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? एक हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। अब जो अपना एंड्रोजन हार्मोन होता है, ये क्या होता है? हार्मोन का एक समूह होता है, जिसमें से क्या होता है? अपने एक स्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। इससे क्या होता है? एक स्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। स्टेरॉन के आपने स्टेरॉन के बारे में तो आपने सुना होगा। जो स्टेरॉन हार्मोन होता है वो क्या होता है? उससे क्या होता है? जो अपने क्या होते हैं? एक तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के अलावा जो नर होते हैं उसमें क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि जब छोटे थे तो उनकी आवाज कैसे आती? है भैया, हाँ भैया, ऐसे करके आवाज। जैसे हम बड़े हो जाते तो क्या? हाँ भैया, ये आवाज का भारीपन आ जाता है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति से आप छोटे में मिले हैं, 10 साल पहले मिलेंगे, उसकी आवाज क्या होगी? हाँ भैया, ऐसे बोला। और फिर इसके बाद जब 10 साल बाद मिलेंगे तो बोलेंगे हाँ भैया, तो आवाज क्या होती है? भारी हो जाती है। इसके अलावा क्या होती है? दाढ़ी मूछ निकलना और जनन अंग की क्या होती है? वृद्धि वगैरह होती है। ये सब क्या होते हैं? अपने द्वितीय लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय लक्षण होते हैं। तो अपने क्या इसकी किसकी बात बता दी हमने? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बता दिया। ये जो अपना क्या होती है? लिडिक सेल्स होती है। ये किसका निर्माण करती है? एंड्रोजन का। एंड्रोजन का निर्माण करेंगी, उसी को क्या करेंगे? उसका सीक्रेशन या उसका श्रावण करेंगे। एंड्रोजन किसमें जाएगा? अपना
टेस्टोस्टेरॉन, किसका निर्माण करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। इनके बारे में आपको पूरी थ्योरी लिखी है डिटेल, अब बस आपको क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? ये जो यहाँ पर लेडिक सेल्स ने क्या किया, यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरॉन मुक्त किया, ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर? ये जो अपनी क्या थी, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल थी, ये क्या करता है, यहाँ जाएगा। यहाँ जाएगा तो हो सकता है यहाँ से बाहर भी निकल आए। अभी ये जैसा गया है हो सकता है बाहर भी निकल आए। तो जब यहाँ जाता है तो क्या करती है, जो अपनी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका नाम ही है एंड्रोजन। एंड्रोजन अपना क्या था, हार्मोन, उसी से अपना क्या टेस्टोस्टेरोन बनाता। तो एंड्रोजन बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब होता है बांधना, तो एंड्रोजन को करती है बांधने का काम करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये किसको बांधने का काम करती है? एंड्रोजन। एक बार जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर घुसा, उसको क्या कर लिया, दबोच लिया, और दबोच करके क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। कौन सा काम? शुक्राणु जनन की क्रिया करवाते हैं। किसका क्रिया करवाते हैं? शुक्राणु जनन की। ठीक, तो आपको यहाँ पर किसका समझ में आ गया? सर्टोली सेल्स के बारे में समझ में आ गया। ये क्या करती है? तो शुक्राणु को करती है, पोषण देने का काम करती है। जो शुक्राणु बने उनको भोजन भी तो चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? अपने किससे? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का एक नाम और होता है, इनको क्या बोलते हैं? नर्स कोशिकाएं और बोलते हैं। नर्स, नर्स आपने देखी है, वो क्या करती है? देख रेख करती है। जो अपने हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या करती है? नर्स कोशिका, अपनी जो नर्स होती है वो क्या करती है? देख रेख करती है पेशेंट की। इसी तरीके से जो अपनी सर्टोली सेल्स होती है, ये भी क्या करती है? स्पर्म की देख रेख करती है और क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और इसके अलावा सर्टोली सेल्स क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है, जैसे क्या बोलते हैं हम, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब हार्मोन के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, हार्मोन वाला जो चैप्टर था, फिर भी हम इसके बारे में आज आप आगे आपको बता देंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस बता देंगे आपको। केवल यहाँ पर इतना समझना कि अपना क्या होता है, ये क्या है? बेरसट पालिका। बेरसट पालिका के अंदर क्या है? शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या होती है? दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली कौन सी? नर जर्म कोशिका, दूसरी कौन सी? सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो अपनी जो शुक्रजनक नलिका की, चलो उनके बारे में बता दी। जो अपनी क्या होती है? नर जर्म कोशिका होती है, उससे क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो अपनी क्या होती है? सर्टोली कोशिका होती है, उससे क्या होता है? पोषण मिलता है किनको? शुक्राणुओं को। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है? हार्मोन रिलीज करती है या मुक्त करती है, किसको? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका फुल नाम लिखते हैं हम, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके नाम में ही लिखा है कि किसको बांधने का काम करती है? ये एंड्रोजन को बांधने का काम करती है। किसको बांधने का? एंड्रोजन का। एंड्रोजन क्या है? एक टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। इसके टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? एक तो क्या होता है? शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण बता दिया, आवाज का भारीपन होना, मस्कुलर बॉडी होना। इसके अलावा क्या होते हैं? लैंगिक लक्षणों का विकास होना। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा। ये वाला डायग्राम भी आपको क्या समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद आकार की बात हो चुकी है, चौड़ाई, वजन, विसरण की। तो इसके अलावा क्या, आवरण, आवरण के बारे में बता चुके हैं कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया की क्या होती है? एक आवरण या परत होती है, वो टेस्ट को क्या, एक सुरक्षा प्रदान करती है, कवर होता है। ठीक, कैप्सूल जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये आपको सब बता चुके हैं। कितने 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्रजनलिका का भीतरी भाग क्या होता है? दो कोशिकाओं से बनाती है, नर जर्म कोशिका, सर्टोली कोशिका। ये आपको थ्योरी का नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स के लिए ज्यादा परेशान होना नहीं है। जो पूरा एनसीईआरटी में, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको क्या, इसमें एक सिंपल लैंग्वेज में, जो आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बस आपको क्या, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और नोट्स को क्या, लर्न करते चल रहा, डेली का डेली पढ़ते चल रहा। ठीक, इन सब के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात है नहीं है। इसके बाद जो अपना क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, लैटिक कोशिकाओं के बारे में बता चुके हैं। हाँ, यहाँ पर क्या, हम एक हार्मोन का काम समझना कि हार्मोन मतलब काम करता कैसे। वैसे तो आप ये 11th का पोर्शन है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ताकि आपको क्या, कॉन्सेप्ट आपका क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो इसमें देखते हैं जो अपना क्या होता है, हाइपोथैलेमस। आप हाइपोथैलेमस तो जानते हैं, अपने ब्रेन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ये हिसाब से मुखिया होता है पूरा अपना। तो हाइपोथैलेमस किसको मुक्त करता है? इसने मुक्त किया, किसको मुक्त कर रहा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेराइया भी बोलते हैं इसको। अब ये जो जाता किसके ऊपर कार्य करता है? कार्य करता है किसके ऊपर करता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको अपन क्या, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। किस पर काम करता है? पीयूष ग्रंथि पर। अब पीयूष ग्रंथि करती है, दो हार्मोन रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है, इनका सीक्रेशन हो रहा। चलो ये हम आपको लिखते जा रहे हैं, वैसे आप सुनते जाना, तो ये फ्लो चार्ट आप खुद बना लेना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, श्रावण हो रहा है या सीक्रेशन हो रहा। ठीक है, किस किस का हार्मोन का, अपने किसका, एक FSH और एक LH, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये क्या होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब FSH कहाँ काम करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ कार्य करता है, इन पर देखेंगे। तो ये अपना क्या होता है, FSH हार्मोन होता है, ये काम करता है किस पर, सर्टोली सेल्स पर। किस पर कार्य करता है, सर्टोली सेल्स। कार्य
करता। वैसे हिंदी लिखे हैं तो वैसे इसका मतलब होता है एक्ट ऑन। अब आपको समझना है, यहाँ पर इतनी खतरनाक अंग्रेजी होती भी नहीं है, लेकिन हम लिखते जा रहे हैं एक्ट ऑन, बस वही तो है। ये क्या होता है एक्ट ऑन, किस पर काम कर रहा है, ये किस पर काम कर रहा है, लिटिक सेल्स पर, लिटिक कोशिकाओं पर। जब ये लिटिक कोशिकाओं पर काम करता है तो किसको रिलीज करता है, एंड्रोजन हार्मोन को। जब ये लिटिक कोशिकाओं पर काम करेगा तो लिटिक कोशिकाएं होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण भी करती हैं और उसी का करती है सीक्रेशन करती है। अब एंड्रोजन हार्मोन क्या था, एक हार्मोन का समूह था। जब आप चैप्टर पढ़ोगे हार्मोन वाला तो आपको वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी यहाँ बता दे रहे एंड्रोजन क्या होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन का क्या होता है समूह, जिसमें से क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मुक्त करता है। ठीक, तो किसने, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने काम किया किसके ऊपर, लिटिक सेल्स के ऊपर। लिटिक सेल्स ने क्या किया, रिलीज किया क्या, जो अपना एंड्रोजन है यही लिटिक कोशिका में बनता भी है और क्या मुक्त भी होता है। ठीक है, तो किसका निर्माण हुआ, एंड्रोजन का। एंड्रोजन ने किसको रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन को। किसको रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन को। तो टेस्टोस्टेरोन ने काम क्या किया, इसने जो वर्क किया वो क्या किया, वर्ग क्या किया, शुक्राणु जनन की क्रिया करवाई और क्या करवाया, द्वितीयक लैंगिक लक्षण करवाया। पहला क्या, शुक्राणु जनन, दूसरे नंबर पर क्या, लैंगिक लक्षण। इतना समझ में आ गया। अब किसका काम देखना है, FSH या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम करता है किस पर, सर्टोली सेल्स पर। किस पर काम करता है, सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिका। ठीक है, जो अपनी क्या होती है, सर्टोली कोशिका होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती थी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, जैसा कि हमने बताया था। ये जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला है, ये जैसे गया अपना किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर, तो सर्टोली सेल्स क्या करती है, इसको धर दबोचती है, इसको पकड़ लेती है, जाने नहीं देती, जब तक क्या करती है, अपना पूरा काम नहीं करा लेती। अब यहाँ पर एक समझने की बात और है, अब जैसे माना जाए लगातार टेस्टोस्टेरोन बढ़ता रहे, बनता रहे, तो एक समय बाद क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई काम लगातार चलता रहे, अपनी बॉडी पर बैलेंस नहीं होता। अपनी बॉडी क्या पूरी तरीके से क्या करती है, हर चीज को एक कोऑर्डिनेट वे पर करती है। जब क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो जाता, टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ये जाएगा कहां पर, घूमते फिरते अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा या कहां पर जाएगा, हाइपोथैलेमस पर। तो जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे क्या होती है, ज्यादा सयाने हो जाते हैं तो अपनी बाप माताई के सामने जाते हैं, वो छल्ले लगते हैं और फिर बाप माताई धर के कूट देते हैं उनको। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, अपने जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन मान लो या क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है, जब घूमते फिरते कहाँ जाते हैं, या तो हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे या पिट्यूटरी के पास जाएंगे, तो ये करते हैं वहां पर नेगेटिव या नकारात्मक फीडबैक देते हैं। ठीक है, उनके सामने उछले कूदे, उन्हें बुरा लगेगा, उधर के कुचल देंगे, तो फिर क्या करते हैं, वो इनका निर्माण रोक देते हैं। FSH का निर्माण, अगर हाइपोथैलेमस के पास गए तो वो गोनेराइया को निर्माण रोक देते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का निर्माण रोक दें। अगर यहीं रुक जाएगी प्रोसेस तो उसके बाद तो फिर ये आगे बढ़ना ही नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होती है पूरी प्रोसेस। तो आपको क्या हार्मोन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं और किस पर काम करते हैं, उससे क्या रिलीज होता है, कैसे। ठीक है, तो हमने क्या पूरा अपने टेस्टोस्टेरोन और किसके बारे में, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो अपना हार्मोन है उसके बारे में क्या अच्छे से पढ़ लिया। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं, बस आपको क्या अपने डाउट आपको अपने क्या चीजें क्लियर करनी है। ठीक, अपने डाउट क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या करते हैं, अब हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए उसमें देखते हैं हमने आज सीखा क्या है। चलो इसमें देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन होता है, प्रत्येक वृषण में वृषण पालिकाओं की संख्या, वृषण पालिकाओं की संख्या। आपको क्या जो अपना क्या है, प्रत्येक टेस्टिस में कितनी वृषण पालिका है या टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है, उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना दूसरा क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक वृषण पालिका में, प्रत्येक वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिका की संख्या बतानी है आपको कि अपनी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी है वो आपकी बतानी है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो अपनी क्या होती है, प्रोस्त ग्रंथि होती है, क्या होती है, प्रोस्त ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्त ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, आपको क्या पूरी संख्या बतानी है। एक क्वेश्चन और जो अच्छा बनता है, जो अपनी क्या होती है, स्खलन वाहिनी होती है, वो कहां जाकर खुलती है, ये आपको बताना है। स्खलन वाहिनी है वो कहां जाकर खुलती है, अपनी स्खलन वाहिनी कहां जाकर खुलती है। ठीक है, उसकी जो ओपनिंग थी वो आपको बतानी है। ठीक है, ये अपने क्या है, कुछ 4 क्वेश्चन है।
ठीक है, जो आपको डेली बेसिस पर दिए जाते हैं वीडियो के लास्ट में। इनके आंसर आपको पता है कहाँ पर करने हैं, कमेंट के नीचे जाके करने हैं, जो अपना कमेंट है उसमें जाकर इनके आंसर करने हैं, ठीक है। और अगर वहां नहीं कर पा रहे तो आपका टेलीग्राम पर जाके भी कर सकते हैं। अगर इनके आंसर एक तो क्या आपको अगर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे, अगर वहां नहीं मिल रहे, ठीक है, तो इसके अलावा आपको इसके जो आंसर है वो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम। और टेलीग्राम की लिंक क्या है आपको इसमें वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। वहीं पर आपको क्या ये जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। नोट्स आपको मिल ही रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, बस आपको क्या इनको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और साथ ही साथ क्या एनसीईआरटी पढ़ते चलना। वैसे तो क्या एनसीईआरटी हम पूरी कवर करते चलते हैं, लेकिन अगर अभी एनसीईआरटी आप रीड करने की हैबिट बना लोगे तो आपको क्या आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एक एक एनसीईआरटी की लाइन भी तैयार होती जाएगी, जिससे आपका नीट के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।